नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हमने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं और उसमें हमने आपको ब्रेन पढ़ाया था कि ब्रेन क्या है, किसे कहते हैं, इसका वजन कितना होता है और लगभग उसकी सरफेस की सारी चीज़ें हमने बता दिया था जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नीट आदि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अनुसार हमने लगभग पूरा पढ़ाने का प्रयास किया। अब हम आपको पढ़ाएंगे आगे पार्ट ऑफ ब्रेन, आपके इस मस्तिष्क के भाग के विषय में पढ़ाएंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके देखे ये उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। एक लिंकअप रहता है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं ना कि पहले एकाएक पूरी छत पे चढ़े जाएंगे, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना, ठीक उसी प्रकार से। देखिए, अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में जो आगे वाला भाग है इस ब्रेन का, जो आगे वाला भाग है इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं या अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जो बीच वाला भाग है इसे हम मिड ब्रेन कहते हैं या मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और जो पीछे वाला भाग है उसे हम हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो हमारे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन 3 पार्ट है। पहला है जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा है मिड ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और तीसरा है हाइंड ब्रेन जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। देखिए, इसके बाद ये तो लगभग कॉमन सब जानते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं, तो फोर ब्रेन को, अपने अग्र मस्तिष्क को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम प्रोजेनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन कहते हैं। जो मध्य मस्तिष्क है उसको भी एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मीजेनसेफ्लॉन। क्या है? मीजेनसेफ्लॉन। और इसके बाद जो पश्च मस्तिष्क है, हाइंड ब्रेन है, उसको भी एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बेनसेफ्लॉन। ये है। तो पहले एग्जाम की दृष्टि से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, आपके मिड ब्रेन को मीजेनसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन के विषय में पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन के विषय में जो अपना अग्र मस्तिष्क है। अब आईना के सामने बैठ जाइए और अपने अग्र मस्तिष्क के विषय में पढ़िए। क्या है अग्र मस्तिष्क? पहले यहाँ वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आप इमेजिनेशन करिए, सोचिए कि हमारे अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन सा भाग कौन कौन सा कार्य करता है। बहुत कठिन नहीं है, आप इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। देखिए, जो हमारा फोर ब्रेन है या प्रोजेनसेफ्लॉन है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये जो फोर ब्रेन या प्रोजेनसेफ्लॉन है इसको भी 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कहेंगे कौन कौन सा है, तो अब ये बताइए, पहले देख लीजिए। पहला है भाग ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। दूसरा भाग है सेरिब्रम, और तीसरा भाग है डाइनसेफ्लॉन। अब ने कहा अरे ससुरा डाइन कहां से आ गया? डाइनसेफ्लॉन, डाइन का नाम सुने होंगे, डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन। देखिए,
ऑल फैक्ट्री है। अब इनको भी अलग अलग नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल फैक्ट्री का दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रम क्या है, डायनसेफ्लॉन क्या है। इनके अलग अलग नाम जो है कि पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जो ऑल फैक्ट्री है उसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम राइनोसेफ्लॉन कहते हैं। ऑल फैक्ट्री को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम राइनोसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। अब जो सेरिब्रम है इसे भी हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है टेलेनसेफ्लॉन, जिसका नाम है आपका टेलेनसेफ्लॉन। और जो डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन को भी एक और नाम से जानते हैं। जो अपना डायनसेफ्लॉन है उसको भी एक और नाम से जानते हैं जिसे हम थैलामेनसेफ्लॉन कहते हैं। डायनसेफ्लॉन को थैलामेनसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑल फैक्ट्री को हम राइनोसेफ्लॉन कहते हैं, सेरिब्रम को टेलेनसेफ्लॉन कहते हैं और डायनसेफ्लॉन को हम थैलामेनसेफ्लॉन कहते हैं। देखिए, जो ऑल फैक्ट्री है, थोड़ा सा ऑल फैक्ट्री के विषय में जानते हैं। ये जो देख रहे हैं ना नाक, ये नाक कौन सा काम करता है? आप कहेंगे सांस लेने का काम करता है, सही बात है। उसके अलावा और कुछ काम करता है? सूंघने का काम करता है। हम स्वाद को नहीं, हम जो है ये हमारा घ्राण है, इसके द्वारा हम कि कोई चीज महक रही है या कोई चीज बदबू दे रही है। अब कोई दूसरा सेंट लगा के कुछ जा रहा है छिड़क के एकदम, तो उसको हम सूंघते, वाह क्या सेंट है, गजब का सेंट है। तो उसको हम सूंघते हैं और नाक के द्वारा सूंघते हैं और हमारा दिमाग कहता है वाह क्या सेंट है, गजब का सेंट है, और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो है ऑल फैक्ट्री जो है, अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे फोर ब्रेन में एक भाग है जिसका नाम है ऑल फैक्ट्री, और यह ऑल फैक्ट्री सूंघने से संबंधित है। यह किसी भी चीज को, किसी भी यह दुर्गंध है या खुशबू है, इसका ये डायग्नोज करता है। अभी कहीं कुत्ता मर गया है, बदबू दे रहा है, तो तुरंत कहता है कुछ बदबू दे रहा है। तो ये हमारा दिमाग नाक के द्वारा ये सांस के द्वारा वो बदबू जाती है और हमारे फोर ब्रेन का ऑल फैक्ट्री रीजन उसे डायग्नोज करता है कि बदबू है या सुगंधित चीज है। सुगंधित चीज है तो हम उसकी तरफ जाते हैं और बदबू होता है तो तुरंत नाक बंद कर लेते हैं। तो यह जो ऑल फैक्ट्री रीजन है, अब यह सबसे ज्यादा, ये तो पता चल गया कि यह सूंघने से संबंधित है। यह सबसे ज्यादा अगर बात करें, ऑल फैक्ट्री रीजन सबसे ज्यादा विकसित होता है कुत्तों में, डॉग में। इसीलिए देखिए, अगर कहीं मर्डर हो गया है, कहीं आपका जो बम निरोधक दस्ते वाले होते हैं, वो जो है कि कुत्तों को लोग लेकर जाते हैं और कुत्ते सूंघ करके बता देते हैं यहाँ पे कुछ है। यानी उन कुत्तों में सबसे ज्यादा इनका ऑल फैक्ट्री रीजन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो आप नोट करेंगे कि ऑल फैक्ट्री सबसे ज्यादा डॉग में विकसित होता है, मोर डेवलप इन डॉग। उसके साथ साथ ये मोर डेवलप डॉग हो गया, उसके साथ साथ एक मछली है जिसका नाम है स्कोलियोडान। एक मछली है जिसका नाम है स्कोलियोडान, और स्कोलियोडान मछली में भी ऑल फैक्ट्री रीजन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। इसीलिए स्कोलियोडान मछली को हम डॉग फिश भी कहते हैं। ये क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलप होता है कुत्तों में, और ये उसके बाद जो है कि स्कोलियोडान मछली में भी विकसित होता है सबसे ज्यादा। तो उसी के आधार पर इस मछली को हम डॉग फिश कहते हैं। अभी तक डॉग मानव नहीं है, मानव में उतना ज्यादा विकसित नहीं है। नहीं तो जो सीआईडी वाले और जो आपके बम निरोधक दस्ते वाले कुत्तों को छोड़कर अपने ही सूंघने लगते हैं, मानव में नहीं विकसित है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे है जो ऑल फैक्ट्री है, इसे हम राइनोसेफ्लॉन कहते हैं। यह सूंघने से संबंधित होता है। यह हमारे ब्रेन का जो रीजन होता है, यह सूंघ करके, ये सूंघने का केंद्र है, और यह सबसे ज्यादा डॉग में विकसित होता है, कुत्तों में होता है। और फिर उसके बाद एक मछली है जिसका नाम है स्कोलियोडान, जिसे हम डॉग फिश कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा डेवलप होता है। आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अगला पार्ट है सेरिब्रम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दिमाग का। अगर हमारा दिमाग कुछ बोल रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज को अभी हम कह दें कि ये वहां पे लौंग लत्ता है, रसगुल्ला है, छेना है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यार छेना तो ऐसा होता है। तो ये सेरिब्रम काम करता है। रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वोमिटिंग उल्टी आ रही है, ये सबका सेंटर जो है पढ़ने का, मैथ का, सभी चीज का सेंटर ये सेरिब्रम होता है। अभी आगे बताएंगे। देखिए, जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम को हम टेलेनसेफ्लॉन कहते हैं। सेरिब्रम को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे टेलेनसेफ्लॉन कहते हैं। और यह जो सेरिब्रम होता है इसे हम ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहते हैं। एक और नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन ऑफ द ब्रेन किसे कहते हैं? सेरिब्रम को कहते हैं। ये जो अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उसी को हम ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहते हैं। और यह हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और अग्र मस्तिष्क की ही बात क्या करें, हम पूरे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो पूरे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। और यह हमारे ब्रेन का 2/3 भाग, ये 2/3 भाग जो है ये होता है। पूरे ब्रेन का 2/3 भाग अकेले सेरिब्रम होता है। ये पूछा गया है और पूछा जाता है। ब्रेन ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम। और 2/3 ये हमारे जो सेरिब्रम है हमारे पूरे ब्रेन का कितना भाग है? तो 2/3। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। फिर देखिए, जो सेरिब्रम होता है, अगर हम थोड़ा सा एक जनरल सा फिगर बनाएं, आप लोग अखरोट देखे होंगे, अखरोट। ये सपोज करिए कि आपका सेरिब्रम है और सेरिब्रम जो है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, 2/3 पार्ट है। और अब इसी सेरिब्रम की बात करें तो ये देखिए, एक ये पूरा पार्ट सेरिब्रम है और इसी सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ये जो सेरिब्रम होता है इस सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडिनल, हमारा सेरिब्रम एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा डिवाइड होता है। और जब डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा यही सेरिब्रम। ये जो एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, पट्टी है, हमारे सेरिब्रम को 2 भाग में बांट देती है। और तो इसके प्रत्येक भाग को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये सेरिब्रल इस प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? इस प्रत्येक भाग को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस पार्ट को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब कि सेरिब्रम को एक पट्टी बीच से, एक लॉन्गिट्यूडनल पट्टी बीच से काट देती है और इस दोनों बांट देती है और इस दोनों पार्ट को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जो है अब यह हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है भैया, अभी मान लो झटका लगा, अब ये पट्टी बहुत मजबूत नहीं है, झटका लगा, कहीं कौन सा थोड़ा झटका मार दिए, ब्रेन ऐसे हिल गया, पट्टी अलग हो गई, अलग हो गया। तो ये अलग न हो, ये आपस में बंधे रहे, ये आपस में बंधे रहे। तो इसको जो है कि एक सफेद कलर की व्हाइटिश नर्वस टिश्यू, ये एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, इसको तो बांट दिया सेरिब्रम को। अब ये सेरिब्रम, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे से सटे रहे, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे से सटे रहे, तो इसको चिपकाने का काम, इसको पकड़ने का काम एक व्हाइटिश नर्वस टिश्यू करता है। तो वो जो चिपकाने का काम करता है वो क्या है? सफेद कलर का व्हाइटिश नर्वस टिश्यू है। देखिए यहां पे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सेरिब्रम को हम टेलेनसेफ्लॉन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द ब्रेन 2/3 पार्ट है। और
दो पार्ट सेरिब्रम को जब एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर दो भागों में डिवाइड करती है तो उन दोनों भागों को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पे जो है कि वाइटिस नर्वस टिश्यू से जुड़ा होता है जिसे हम कार्पस कैलोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोजम। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक सफेद रंग के या एक वाइटिस या एक नर्वस टिश्यू से जुड़ा होता है और उस नर्वस टिश्यू का नाम क्या है? तो उस नर्वस टिश्यू का नाम है कार्पस कैलोजम। क्या नाम है? कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम, उसे हम कार्पस कैलोजम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो वाइटिस नर्वस टिश्यू है जो ब्रेन को दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है उसे हम कार्पस कैलोजम कहते हैं। और यह जो है यह कार्पस कैलोजम, यह जो कार्पस कैलोजम है केवल मैमल की ब्रेन में पाया जाता है। तो फिर प्रश्न पूछता है कि कार्पस कैलोजम आर फाउंड इन ओनली, तो ये केवल मैमल के ब्रेन में, केवल मैमल के ब्रेन में, स्तनधारियों के ब्रेन में ही कार्पस कैलोजम केवल ओनली कहाँ पाया जाता है? ओनली ये जो है कि मैमल के ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? मैमल के ब्रेन में पाया जाता है। मैमल के ब्रेन में, हम लोगों के ब्रेन में केवल कार्पस कैलोजम पाया जाता है। अब देखिए जो कार्पस कैलोजम का जो ऊपरी वाला भाग है, इस भाग को कार्पस कैलोजम के एंटीरियर पार्ट को हम जेनू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनू। अब ये प्रश्न पूछता है कि कार्पस कैलोजम के एंटीरियर पार्ट को जेनू कहते हैं जब पेपर बहुत हार्ड होगा तब, और नॉर्मल होगा तो ये कार्पस कैलोजम कहाँ पाया जाता है? मैमल के ब्रेन में, ओनली मैमल के ब्रेन में। और ये जो कि कार्पस कैलोजम के एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं? जेनू कहते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पार्ट को हम स्प्लीनियम कहते हैं। अगर इसे नोट कर लिए हो तो थोड़ा सा मिटा दें, जगह नहीं है, इसे देख लीजिएगा, या तो रुकिए यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। इसको हम स्प्लीनियम, स्प्लीनियम, इसे हम स्प्लीनियम कहते हैं। तो कार्पस कैलोजम के ऊपरी पार्ट को जेनू कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम स्प्लीनियम कहते हैं। और इसी स्प्लीनियम से बहुत सारा गुच्छे जैसी संरचना होती है जिस गुच्छे को हम फॉर्निक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्निक्स कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्प्लीनियम से एक गुच्छा जुड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्निक्स कहते हैं। और ये जो गुच्छा होता है, ये जो गुच्छा होता है वह स्प्लीनियम से एक टिश्यू के द्वारा, ऐसा तो नहीं है कि फेविकोल ला के चिपका देंगे, एक टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम लाइरा कहते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम लाइरा, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइरा कहते हैं। लाइरा नामक यह जो है कि स्प्लीनियम से फॉर्निक्स लाइरा नामक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है। इतनी बात आपको, हमको लगता है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब ये जो फॉर्निक्स है ये लाइरा से तो जुड़ा ही हुआ है। फॉर्निक्स और कार्पस कैलोजम के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। अब ये प्रश्न पूछा गया कि फॉर्निक्स, ये जो आपका फॉर्निक्स है और ये जो कार्पस कैलोजम है, फॉर्निक्स और कार्पस कैलोजम के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए। द मेम्ब्रेन विच इज फाउंड इन द कार्पस कैलोजम एंड फॉर्निक्स इज नोन एज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेप्टम पैलिडम। सेप्टम, जो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेप्टम, इसका नाम है सेप्टम पैलिडम। पैलिडम, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेप्टम पैलिडम कहते हैं। अब देखिए जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर फिंगर लाइक, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसके अंदर फिंगर लाइक जो है कि संरचना होती है। और इस फिंगर लाइक संरचना को हम सुल्की और गायरी कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सुल्की और गायरी कहते हैं। और यह सुल्की और गायरी क्या करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सुल्की और गायरी कहते हैं, और यह सुल्की और गायरी आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये सिर्फ हम जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर वॉल पर जो इसकी बाहरी दीवार है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर वॉल पर एक प्रोजेक्शन होता है, इस टाइप का प्रोजेक्शन। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर वॉल पर एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम सिल्वियन फिशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर वॉल पर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर वॉल पर एक प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है, जिसे हम सिल्वियन फिशर कहते हैं। और यह सिल्वियन फिशर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। एक है जो इसके ऊपर वाला होगा, उसे हम एंटीरियर फ्रंटल लोब कहते हैं, और दूसरे को हम पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो यह सिल्वियन फिशर हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो भाग में डिवाइड करता है। नंबर एक है आपका एंटीरियर फ्रंटल लोब, और दूसरा है पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब। तो ये जो है कि हमारे ब्रेन को दो भाग, मतलब कि सिल्वियन फिशर ब्रेन को दो भाग में डिवाइड करता है। एंटीरियर फ्रंटल लोब होता है और पोस्टीरियर जो है आपका पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब होता है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे जो हमेशा बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डॉर्सल साइड में, हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डॉर्सल साइड में एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है। प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डॉर्सल साइड में, कहां पे? हम यहां पे लिख रहे हैं, हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डॉर्सल साइड में एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है, जिसका नाम है नियोपोलिनियम। ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डॉर्सल साइड में एक मसल्स होती है जिसे हम कहते हैं नियोपोलिनियम कहते हैं। और यह जो नियोपोलिनियम है, इसका संबंध हमारे आईक्यू लेवल से है। कहते हैं भैया इनका आईक्यू लेवल कितना है, इनका दिमाग कितना तेज है, जिस मनुष्य के और यह जो है कि यह जो नियोपोलिनियम है, यह एडवांस रेप्टाइल और मैमल में पाया जाता है। दो ही जगह पाया जाता है और सब जगह नहीं पाया जाता है। यह जो नियोपोलिनियम की जो मसल्स होती है, यह एडवांस रेप्टाइल और मैमल में पाया जाता है। जिस रेप्टाइल और मैमल में नियोपोलिनियम की मसल्स जितनी अच्छी होगी, उसका आईक्यू लेवल उतना ही अच्छा होगा, और जिसमें मसल्स कमजोर होगी, उसका आईक्यू लेवल उतना ही कमजोर होगा। ठीक है। अब देखिए, फिर से एक बार हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम को हम देख लेते हैं। जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम को एक और नाम से जानते हैं, जिसे टैलन सेफ्लॉन कहते हैं। यह जो इसको हम ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहते हैं, और यह हमारे पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट अगर पार्ट होता है तो सेरिब्रम होता है, और यह हमारे ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है। जो हमारा ब्रेन है, यह ब्रेन जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल फीचर के द्वारा, ये हमारे सेरिब्रम को एक लॉन्गिट्यूडनल फीचर दो भागों में डिवाइड करती है, और इन दोनों भागों को हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल फीचर है, इसके ऊपर वाले भाग को हम जेनू कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को हम स्प्लीनियम कहते हैं। नीचे वाले भाग को स्प्लीनियम कहते हैं। स्प्लीनियम से एक गुच्छे जैसी संरचना होती है, जिसे हम फॉर्निक्स कहते हैं।
और यह फॉर्निक्स इस स्प्लीनियम से एक स्पेशलाइज्ड मसल्स के द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम लाइरा कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, अब हम कह रहे हैं कि जो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर है जिसे हम कार्पस कैलोजम कहते हैं, इस जो कहाँ पे था, हम खुद थी, देखिए अब यहाँ पे जो है आपका ये जो है कि आपका लाइरा, हम कहाँ का फॉर्निक्स और सेप्टम पैलिडम एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसे लाइरा कहते हैं। और यहीं पर स्प्लीनियम और ये जो है कि कार्पस कैलोजम, भाई ये जो कार्पस कैलोजम है, कार्पस कैलोजम हमने नहीं बताया था, ये कार्पस जब ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फीचर इसे दो भागों में डिवाइड करता है, ये दो भाग आपस में जुड़े रहे तो ये एक सफेद रंग के नर्वस टिश्यू से जुड़ा होता है, बांधने का काम करता है जिसे कार्पस कैलोजम कहते हैं। और यह कार्पस कैलोजम और ये जो स्प्लीनियम है या फॉर्निक्स है, इसके बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम सेप्टम पैलिडम मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हमने कहा कि जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सुल्की और गायरी कहते हैं। और यह सुल्की और गायरी हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर की आंतरिक सतह को बढ़ाने का काम करती है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर वॉल पर एक प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है। इस प्रोजेक्शन या उभार को हम सिल्वियन फीचर कहते हैं और यह सिल्वियन फीचर हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दो भाग में डिवाइड करता है। एंटीरियर पार्ट को हम फ्रंटल लोब कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। आशा है कि आपको यह सेरेब्रल हेमिस्फीयर समझ में आ गया होगा। और देखिए, हमने बताया कि आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डोर्सल साइड में एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है जिसे हम नियोपोलिनियम की मसल्स कहते हैं। और यह नियोपोलिनियम की मसल्स एडवांस रेप्टाइल और मैमल में ज्यादा विकसित होती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। और इस नियोपोलिनियम मसल्स का संबंध हमारे आईक्यू लेवल से होता है। जिसका नियोपोलिनियम ज्यादा अच्छा होगा उसका आईक्यू ज्यादा होगा, जिसका नियोपोलिनियम कम होगा उसका आईक्यू कम होगा। ठीक है, और यहीं पे हमारे एक जो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फोर ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है लिम्बैटिक सिस्टम। इसे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे फोर ब्रेन में इसी पार्ट में एक भाग होता है जिसका नाम है लिम्बैटिक सिस्टम। फोर ब्रेन में ही अभी याद आ गया तो आपको बता दें, हमारे फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है लिम्बैटिक सिस्टम। और जो लिम्बैटिक सिस्टम होता है वह इसे हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इसका ये जो है ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है कि इमोशनल ब्रेन या किस तंत्र को हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। तो हमारे फोर ब्रेन में एक सिस्टम होता है, एक भाग होता है, एक तंत्र होता है जिसे हम लिम्बैटिक सिस्टम कहते हैं। और इस लिम्बैटिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। लिम्बैटिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। तो आशा है कि उम्मीद है कि आपको ये जितना हमने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, आपके सुझाव हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आगे डायनसेफ्रॉन है, डायनसेफ्रॉन को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। छोटी सी वीडियो होगी उसमें हम आपको डायनसेफ्रॉन बता देंगे। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो आपका भाग है ऑल्फैक्टरी और सेरिब्रम, यदि इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी अपने आप सुझाव दीजिएगा और आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़े। और विशेष रूप से आग्रह है कि आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।